ये हेडिंग डाल रखी थी आपने, सोइल सर्वे एंड मैपिंग। और सोइल सर्वे एंड मैपिंग हम समझ रहे थे, सोइल सर्वे एंड मैपिंग हम समझ रहे थे। सोइल सर्वे मैपिंग को भी थोड़े टाइम के लिए अपन छोड़ देते हैं। अपन बात करते हैं सोइल सर्वे की। सोइल सर्वे क्या है? तो अपन सबसे पहले सोइल की बात करते हैं। एंड सोइल जो है वो स्पाशियल वेरिएबिलिटी बताता है। व्हाट इज द स्पाशियल वेरिएबिलिटी? स्पेशियल या स्पाशियल वेरिएबिलिटी क्या होती है? मीन लोकेशन टू लोकेशन वेरी करने वाली। सोइल स्पाशियल वेरिएबिलिटी बताता है। सोइल आल्सो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी बताता है। टेम्पोरल वेरिएबिलिटी क्या है? टाइम टू टाइम वेरी करेगी। मीन जो आपके दादाजी के टाइम की सोइल है आपकी खेत की, एंड जो आपके टाइम की सोइल है वो वेरी है, वो एक जैसी नहीं है। और आपके टाइम की जो सोइल है आने वाले 150 या 200 ईयर्स बाद वो सोइल वैसी नहीं रहेगी, चेंज होगी। मीन सोइल के अंदर दोनों टाइप की वेरिएबिलिटी पाई जाती है, स्पाशियल वेरिएबिलिटी एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी। मीन उसका टाइम टू टाइम चेंज होती है, एंड जगह से जगह भी क्या होती है? चेंज होती है। मीन सोइल का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सोइल की वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी एक सोइल की प्रॉपर्टी है। क्या आप देखेंगे वेरिएबिलिटी जो है ईच एंड एवरी सोइल के अंदर है, ईच लोकेशन के अंदर है। इवन आप एक ही के खेत में, एक सिंगल खेत में 1 हेक्टेयर या फिर 1 एकड़ का जो खेत है, उसी एक फील्ड के अंदर आप देखेंगे लोकेशन टू लोकेशन, उसी एक के अंदर एक स्पॉट टू दूसरे स्पॉट में जाएंगे तो आपको उसमें वेरिएबिलिटी दिखेगी। और ऐसा आप इजीली देख भी सकते हैं। आपके वहां पे मान लो साइसोरेटिनियम लगा रखा है, आपके वहां पे मान लो ट्रिटिकम एस्टिवम लगा रखा है या ओराइजो सैटिवा लगा रखा है। एक ही खेत में फील्ड का कुछ पोर्शन ऐसा होगा जहां पे उसकी यील्ड जो है वो बहुत ज्यादा होगी, और उसी के खेत के अंदर आपने देखे कुछ पोर्शन ऐसा होगा जहां यील्ड क्या है? कम हो रही है। एक ही खेत के अंदर कहीं कहीं आपका क्लोरोसिस हो रहा है और कहीं क्लोरोसिस नहीं हो रहा, जबकि फील्ड क्या है? एक है। आपने फर्टिलाइजर यूनिट एकदम यूनिक डाला है, आपने एकदम रेगुलर डाला है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने जो इरिगेशन दिया है उसमें आपने वाटर एप्लीकेशन आपने रेगुलर किया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस खेत के अंदर, उस फील्ड के अंदर ये वेरिएबिलिटीज आई कहां से? इसका मतलब खेत के अंदर, फील्ड के अंदर स्पाशियल वेरिएबिलिटीज होती है। एंड इसी वेरिएबिलिटीज को पता लगाने, टेम्पोरल वेरिएबिलिटी को नहीं, स्पाशियल वेरिएबिलिटी को पता लगाने के लिए जो काम किया जाता है उसी को बोलते हैं सोइल सर्वे। क्या बोलते हैं? सोइल सर्वे। तो सोइल सर्वे में पता क्या लगाएंगे? सोइल सर्वे में पता लगाएंगे कि सोइल जो है वो वेरी कर कैसे रही है। अब एक ही फील्ड के अंदर अपन यदि सोइल सर्वे करेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में करना पड़ेगा, खेत के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां एरियल फोटोग्राफ से खेत नहीं दिखेगा। तो आपको खेत के अंदर जाना पड़ेगा, पूरी खेत की बाउंड्रीज आपको खुद को डिसाइड करनी पड़ेगी। वहां पे आपको खेत का ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज नोट डाउन करना पड़ेगा, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको पूरे राजस्थान के या पूरे जोधपुर के या फिर उदयपुर की डिस्ट्रिक्ट के या फिर कोटा डिस्ट्रिक्ट के, आपको वहां का या फिर किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां के अंदर आपको उसकी टेम्पोरल स्पाशियल आपको वेरिएबिलिटीज देखनी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एरियल फोटोग्राफ्स की तरफ जाना पड़ेगा, कैडास्ट्रल मैप की तरफ जाना पड़ेगा, टोपोग्राफिक मैप की तरफ जाना पड़ेगा, और वहां से आपको सैटेलाइट से या फिर कोई दूसरे इमेज से आपको क्या करनी पड़ेगी? उसकी सर्वे करना पड़ेगा। एंड दैट सर्वे नॉट इंक्लूड द प्रॉपर्टीज विच डिफाइन योर फील्ड सोइल। आपके फील्ड की सोइल का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो थोड़ी हायर लेवल पे चली जाएगी। इसका मतलब है कि वहां पे इतनी डिटेल में एनालिसिस नहीं करनी है। ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि आपको जहां आप काम कर रहे हैं, जिस रिसर्च फार्म पे आप काम कर रहे हैं, आप साइंटिस्ट है और आप जिस फार्म पे काम कर रहे हैं उस फार्म का आपको सोइल सर्वे करना है, तो ये बहुत डिटेल में होगी सर्वे। और आप साइंटिस्ट है और आप जिस लोकेशन पे साइंटिस्ट है उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की या उस पूरे स्टेट की आपको सर्वे करना है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं होगा, वो थोड़ा रैपिड होगा, थोड़ा स्पीड के साथ होगा। समझ रहे? तो जितना ज्यादा आप डिटेल में जाएंगे, जितने ज्यादा ज्यादा आप लोकेशन स्पेसिफिक होंगे, उतना ज्यादा जो सोइल सर्वे है, वो जो सर्वे है वो सर्वे क्या हो जाएगा? डिटेल से, आपका इंटेंसिव से लेस इंटेंसिव, एक्सटेंसिव होगा। और इन्हीं सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। सो द की कैरेक्टरिस्टिक्स और की प्रॉपर्टी ऑफ सोइल इज वेरिएबिलिटी। और इसी वेरिएबिलिटी को देखते हुए आपको शायद एग्रोनॉमी में प्रिसिजन फार्मिंग पढ़ाया होगा। प्रिसिजन फार्मिंग, एंड व्हाट इज द प्रिसिजन फार्मिंग? प्रिसाइज, टू बी प्रिसाइज फार्मिंग क्या है? व्हाट इज द नीड टू बी फार्मिंग क्या है? मैं कंपोनेंट नहीं पूछ रहा, मैं क्या है मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आप बताइए, क्या मतलब हिंदी में बताइए, नॉर्मली अपने लैंग्वेज में बताइए, बट मुझे समझाइए कि प्रिसिजन फार्मिंग क्या है। एक बार यदि आपको प्रिसिजन फार्मिंग समझ में आ गया, सोइल सर्वे उससे भी ज्यादा इजी समझ में आएगा।
लेकिन एक स्टूडेंट के अंदर एक मेंटली ऐसा रहता है कि सर्वे थोड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है नहीं, अपन इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको, लेकिन है क्या, तो पता चलता है प्रिसिजन फार्मिंग क्या है, जो आपने एग्रोनॉमी में पढ़ा था। नहीं पता? नहीं, ठीक है, बट नहीं है ये। मैं बता देता हूं, ये अपने रूम में 10-12 बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, और मुझे पता चला है कि भूख लगी है स्टूडेंट्स को, भूख लगी है, बट भूख लगी है तो मैं खाना लेके आऊंगा, यहां पे मैंने खाना रखा, क्या आप सब एक जैसा ही खाना, एक जितना ही खाना अपने प्लेट में लेंगे? नहीं लेंगे। मीन वेरी करेगा ना, प्लेट टू प्लेट, ह्यूमन टू ह्यूमन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा उस प्लेट में खाना। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट को मैं एक नहीं मान सकता, टोटल स्टूडेंट एक यूनिट नहीं है, ईच स्टूडेंट एक यूनिट है। मीन यहाँ पे 12 13 या 14 15 स्टूडेंट्स की यूनिट बैठी है, और वो अलग अलग रिएक्ट कर रही है, हर एक प्लेट के अंदर उसके अलग अलग खाना है। इसका मतलब एक सोइल 1 हेक्टेयर है, और उस सोइल को अपन बात करें तो वो अपन ने क्या मानते हैं, 1 हेक्टेयर सोइल इज ए सिंगल यूनिट, और अपन ट्रीट कैसे करते हैं उसे सिंगल यूनिट में। इरिगेशन दिया, पूरी सोइल को दिया, अपन ने फर्टिलाइजर दिया, पूरी सोइल को दिया, और अपन क्या कहते हैं, एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फर्टिलाइजर का। ब्रॉडकास्टिंग में अपन पढ़ते भी है कि इक्वली अपन को सबको मैनेज करना, इक्वली अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्टिलाइजर को। मीन ईच एंड एवरी प्लॉट फर्टिलाइजर बराबर क्वांटिटी में मिले उसको, मैन्योर बराबर क्वांटिटी मिले। लेकिन कोई है नहीं, आप बजा मत बजाइए बेटा। मैं तुझे लगता होगा ना एकदम एकात्मवाद वाला, एकदम एकाग्र आदमी, एकदम कंसंट्रेशन भंग होती नहीं है मेरे, बहुत जल्दी। तूने इतनी सी आवाज की, मेरा पूरा सिस्टम हिल गया भाई, है? कोई नहीं है ना। और देखो, मैं दरवाजे पे आया हुए इंसान को, यार कोई आ रहा है अपने यहाँ पे पढ़ने नहीं, और कोई बजा रहा है दरवाजा, और अपन जा ही नहीं रहे, कुंडी ना। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरे लोकेशन को, पूरे एरिया को अपन एक जैसा नहीं मानना है अपन को। और दूसरी बात, अपन करते भी क्या, अपन कितनी गलत सैंपलिंग करते हैं। अपन सैंपलिंग यहां से की, अपन सैंपलिंग पढ़े थे ना, रैंडम सैंपलिंग, यहां से की, फिर वहां से की, फिर यहां से की, और यहां कर दी। 4 सैंपल से डिसाइड कर लिया कि इस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। लेकिन ये तो रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें तो एरर भी आ सकता है। और इसी वजह से यदि अपन ऐसा कर ले, अच्छा इससे होगा क्या, 2 नुकसान है। जिसको जितना चाहिए, अब मैंने बोला सबको 2 रोटी मिलेगी, किसी को तो 1 रोटी की भूख थी, मतलब 1 वेस्ट गई, और किसी को 3 रोटी की भूख थी, मतलब 1 मिली नहीं। तो जिसको नहीं मिली वो मेरे से नाराज, जिसको ज्यादा मिली वो भोजन नाराज हो जाएगा उससे, क्योंकि वो अन्न का वेस्टेज करेगा। ऐसा ही हुआ सोइल के साथ, जहां जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी और अपन ने यूनिक अप्लाई किया है, मतलब उसकी कम, उसको ज्यादा चाहिए था तो कम मिला, पोटेंशियल अपना नहीं खर्च करेगा। और किसी को ज्यादा मिल गया, पोटेंशियल तो ठीक है, लेकिन उसका रेजिडुअल इफेक्ट आएगा, मीन सोइल में पॉल्यूशन होगा, फिर वो पॉल्यूशन वाटर तक जाएगा, फिर वो वाटर वाला पॉल्यूशन ह्यूमन तक आएगा, फिर अपन मरेंगे। अल्टीमेटली कौन मर रहा है, ह्यूमन। और अपन बड़े स्वार्थी है, इतना कुछ हो रहा है, मतलब अपन को थोड़ा और आगे बढ़ना है। तो अपन क्या हुआ कि ये सब बातें चल रही थी मार्केट में, साइंटिस्ट इसके बारे में सोच रहा था, इतने में 18वीं 19वीं शताब्दी के अंत तक एक कॉन्सेप्ट और आया। और वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो था रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो कॉन्सेप्ट था नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट। वो क्या था, जीआईएस जीपीएस का कॉन्सेप्ट था। और ये कॉन्सेप्ट जब उभर रहे थे, उसी टाइम साइंटिस्ट लोग थे, वो पॉल्यूशन को लेकर कंसर्न थे, वो साइंटिस्ट लोग ज्यादा इनपुट के जो डाल रहे हैं अपन, इनपुट जो यूज कर रहे हैं उसको लेकर कंसर्न थे, वो सोइल फर्टिलिटी डिग्रेडेशन को लिए, साल्ट अपडेट सोइल के लिए कंसंट्रेट थे। अब एक टाइम ऐसा आया 19वीं शताब्दी के लास्ट में, ये दोनों लोग आपस में मिल गए, जो नैनो टेक्नोलॉजी को बारे में बात कर रहे थे, जो रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे थे, जो जीआईजीपीएस की बात कर रहे थे, जो इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल कंसर्न वाले लोग थे, जो एग्रीकल्चर को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहते थे, वो इकोलॉजिकल बैलेंस करना चाहते थे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये दोनों मिले। तो उनको पता चला यार ये लोग जो है ना, वो इतने ज्यादा स्पेसिफिक है नैनो टेक्नोलॉजी। अब देखिए ना, कहां 46 केजी, कहां 500 ग्राम, समझ रहे? तो ये बहुत स्पेसिफिक है, मतलब बहुत कम इनपुट में बहुत ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं। फिर रिमोट सेंसिंग एक ऐसा डाटा है जो ईच एंड एवरी, अभी जो LISS है, जो आपका सबसे हाइयर स्कैनिंग जो सेंसर है, वो स्कैनिंग सेंसर जो है, लीनियर इमेजिंग स्कैनिंग सेंसर जो है, वो 3x3 2.7x2.7 मीटर, और उसके अलावा अभी जो आ रहे हैं वो 1 मीटर बाई 1 मीटर के एरिया को सैटेलाइट से कैप्चर कर सकते हैं। मतलब आपकी यदि कान की बाली गुम हो गई है, आपका यदि सिम गुम हो गया है, आपका यदि अंगूठी गुम हो गया है, तो आप सैटेलाइट की मदद से ढूंढ सकते हैं, इतना ज्यादा ट्रैक कर सकते हैं आप। तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, मतलब ये कितने लोकेशन स्पेसिफिक है।
इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, अब टेक्नोलॉजी बाद में आई, ये कॉन्सेप्ट पहले आया, प्रिसाइज टू बी फार्मिंग, नीड टू बी फार्मिंग, जितना नीड है उतना ही दो, न ज्यादा न कम। उससे क्या होगा, अपना इनपुट सेव होंगे, अपना टाइम सेव होगा। और ये टेक्नोलॉजी टोटली जो है वो मशीन बेस्ड है, वो एआई बेस्ड है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, मतलब ह्यूमन का नीड नहीं है, तो एरर 0% है। और इस वजह से अब जहां जितनी रिक्वायरमेंट है वहां उतना देना प्रिसाइज फार्मिंग है। लेकिन अपन ये प्रिसाइज फार्मिंग, प्रिसिजन की फार्मिंग की बात कर रहे हैं। अब ये जो वेरिएबिलिटीज है, इन वेरिएबिलिटीज का पता लगाने के लिए जो टेक्नोलॉजी या फिर जो अपन एग्जामिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं सोइल सर्वे। सर्वे किया, लेकिन उस सर्वे का एक रिपोर्ट आएगा ना, सर्वे किया तो कहां सोइल कौन सी है, उस रिपोर्ट को जहां प्रिंट करेंगे, वो प्रिंटेड जो अपने पास प्रूफ रहेगा, वो प्रिंटेड प्रूफ आपका क्या है, मैप है। और वो मैप सोइल का है तो सोइल मैप, वो मैप वाटर का है तो वाटर मैप, वो मैप आपका रोड का है तो रोड मैप, हुआ मैप आपका मिनरल्स का है तो मिनरल मैप। लेकिन अपन को इन सबसे मतलब नहीं है, अपन को किससे मतलब है, सोइल रिसोर्सेज से। तो अपन मैपिंग किसकी करेंगे, सोइल की करेंगे, दैट इज सोइल सर्वे। अब अपन आगे बात करते हैं। सोइल सर्वे ये कोई ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्ल्ड में बात कर रहा हूं मैं, इंडिया में बात नहीं कर रहा। सोइल सर्वे फर्स्ट बार सोइल सर्वे के बारे में जो बात की वो 1899 में की। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत के अंदर 1899 के अंदर सबसे पहले किसके बारे में बात की गई, सोइल सर्वे की बात की गई। और सोइल सर्वे ये कोई पुराना कॉन्सेप्ट है नहीं। सोइल सर्वे में अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में सोइल सर्वे का जो काम कर रहा है वो एक इंस्टीट्यूट कर रहा है, वो है NBSS एंड LUP। 1976 नागपुर महाराष्ट्र 1976 में स्टेबलाइज हुआ। और ये जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र वाला जो ये इंस्टीट्यूट है, ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सोइल सर्वे के लिए। उससे लगाकर आज तक जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, नागपुर में। टिल नो, आज की बात भी, आज भी, आज आप फोन करेंगे या आप जाना चाहेंगे तो नागपुर जाना पड़ेगा, दिल्ली में नहीं है। लेकिन 76 में कहां स्टेबलाइज हुआ, न्यू दिल्ली में, जो शिफ्ट हो गया 1978 जून मंथ में, कहां पे, नागपुर। ये एक आपका ब्यूरो है, ये एक आपका ऑटोनोमस बॉडी है जो आईसीआर के अंडर है। और ये बॉडी जो है ये आपकी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंडिया के अंदर सोइल सर्वे के अंदर, सोइल सर्वे करना है तो। और इसका क्वेश्चन डब्ल्यूओ में बहुत बार पूछा गया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे स्टेबलाइज 1976 में हुआ। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी इंडियन सोइल रिसोर्सेज है, डिफरेंट टाइप की सोइल्स है, सोइल लॉस है, सोइल के न्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्टेटस है, इन सब के बारे में ये एक मैप बनाए, ये उसका सर्वे करे। तो इंडिया में सोइल सर्वे का काम किसके पास है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। और इस सर्वे ब्यूरो ने 1982 से और 1982 से पहले से ही बहुत बार, 1982 में फर्स्ट बार इन्होंने पूरे इंडिया का एक मैप बनाया, 1982 में पूरे इंडिया का एक मैप बनाया। और वो मैप बनाया 1:7 मिलियन स्केल पर। पहली बात तो अपन को ये समझ में नहीं आया कि स्केल क्या है, 1:7 मिलियन क्या है, पहले तो वो समझ लेते हैं, वो समझ लेंगे थोड़ा मैप समझ में आ जाएगा, फिर अपन को सोइल मैप भी समझ में आएंगे। तो पहला इंडिया का सोइल मैप जो था, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ने बनाया था, वो था 1:7 मिलियन स्केल्स पर। बट फर्स्ट इंडियन मैप जो था, इंडियन सोइल मैप था जो था, वो NBSS LUP ने नहीं बनाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ने पहला मैप जो बनाया वो 1:7 मिलियन स्केल पे NBSS LUP ने बनाया। लेकिन टोटली अपन बात करें हिस्ट्री की तो पहला सोइल मैप जो था वो किसने बनाया, यार नाम याद है, मैडम स्कोलास्किया ने बनाया। और कब बनाया, 1932 में बनाया। 1932 में मैडम स्कोलास्किया जो है, उन्होंने रशियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल साइंस के बेसिस पर, क्योंकि उस टाइम तक सोइल टेक्सोनॉमी का टीबी किसी को पता नहीं था, क्योंकि सोइल टेक्सोनॉमी कब शुरू होती है, 1951 में। 1951 में ये जो विचारधारा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, उसका बेसिस शुरू होता है। और ये पब्लिश होती है 1975 में। इंडिया इसको एडॉप्ट करता 1969 में। इसका मतलब इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में सोइल टेक्सोनॉमी का कोई बात थी नहीं। 12 ऑर्डर्स के बारे में, 10 ऑर्डर्स के बारे में कोई जानता ही नहीं था। और 1932 में सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में कोई फेमस कॉन्सेप्ट था तो वो था
रशियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल। तो रशियन कॉन्सेप्ट था क्योंकि आपके डोकोचे कहां के थे, रशिया के थे, और रशिया के थे इस वजह से उन्होंने सबसे पहले सोइल को पढ़ना शुरू किया, और पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड के जितने भी सोइल साइंटिस्ट थे वो वही मानते थे। और ये मैडम जो स्कोलास्टिका थी, ये जब इंडिया आई तो इंडिया के सोइल का सर्वे किया और उन्होंने मैप प्रिपेयर किया। वो किसके बेसिस पर था, रशियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल साइंस के बेसिस पे था, टैक्सोनॉमी के बेसिस पर नहीं था। ये लिख रखा आपने, इसमें से जो लिखा हुआ है ठीक है, नहीं लिखा हुआ लिख लो, और ये भी, ये तो लिख लिया। लिख दिया, नहीं नहीं लिखा। अब भी लिख दिया। समझ में आ रहा है, अभी तक समझा है कुछ नहीं, ये तो सब बातें याद करने की है। लिख दिया। तो ब्यूरो ने जो पहला सोइल मैप बनाया था वो बनाया था 1:7 मिलियन स्केल पे, लेकिन स्कोलास्टिका जो थे, वो मैडम स्कोलास्टिका, इन्होंने पहला एक मैप बनाया 1932 में। वो फर्स्ट मैप ऑफ इंडियन सोइल्स था। ओके, अब अपन समझते हैं कि ये मैप स्केल क्या है, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा जब तक अपन को मैं जो आगे 3 बातें और बताऊंगा जिसका क्वेश्चन आएगा आपका 100%, वो नहीं समझ में आएगा। तो अपन स्केलिंग समझते हैं। तो आपने मैप देखा है, इंडिया का मैप, राजस्थान का मैप, वर्ल्ड का मैप देखा है। अब मुझे बताओ, जब मैप देखते हैं, इंडिया का मैप देखते हैं, तो इतना मस्त लगता है अपने को इंडिया का मैप, लेकिन क्या रियल में इंडिया इतना है? नहीं है। लेकिन उस पूरे इंडिया को, इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया को, टोटल रिपोर्टेड एरिया को अपन ने अपने एक हाथ वाले या फिर A4 साइज के पेज पर अपन ने प्रिंट कर लिया। तो अपन को लगा कि ये पूरा इंडिया इतना ही है, बट वो पूरा इंडिया इतना नहीं है। इंडिया तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब, अच्छा एक बात आपने देखी होगी, जब इंडियन मैप या मैप जो आप मार्केट से खरीदते हैं उस पर लिखा होता है कि स्केल नॉट फिट टू मैप या कुछ लिखा होता है, लेकिन कुछ मैप आप जब देखते हैं तो उसके ऊपर सबसे कॉर्नर में एक ऐसा सिंबल होता है, उसमें ऐसा कुछ सेंटीमीटर दे रखे होते हैं, यहां पे 1 2 3 4, और यहां पे उसी के पैरेलल दे रखे किलोमीटर 1 2 3 एंड 4। ऐसा कुछ आपका सिंबल दे रखा होगा साइड में। आपने ध्यान से मैप देखा हो, ध्यान से देखा है? नहीं नहीं, पक्का नहीं देखा होगा। देखा है? तो ऐसा कुछ सिंबल यहां दे रखा होगा, उसमें आपको देखा होगा सेंटीमीटर इक्वल टू किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि आप स्केल लेके यहां इस मैप के ऊपर देखेंगे, ये मैप है, और इस मैप के ऊपर यहां से लगाकर स्केल देखेंगे तो वो स्केल में 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, 2 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के, और 3 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर के बराबर होंगे। कुछ मैप के अंदर किलोमीटर की जगह आपके मिलियंस ऑफ किलोमीटर या मेट्रिक टन किलोमीटर या फिर बहुत कुछ ऐसा अलग अलग वर्ड यूज होंगे। इसका मतलब वो उसके बराबर है।
यही होती मैपिंग स्केल। द एरिया या द लेंथ ऑफ एरिया या लेंथ ऑफ मैप ऑन द मैप इक्वल और इक्विवेलेंट टू एक्चुअल लेंथ ऑन द ग्राउंड, ये दोनों जो होते हैं ये होती मैपिंग स्केल। अब देखो वापस देखते हैं, 1:7 मिलियन, इसका मतलब क्या है? द 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्विवेलेंट टू 7 मिलियन सेंटीमीटर ऑन द एक्चुअल ग्राउंड। मतलब 7 मिलियन जो सेंटीमीटर है वो आपका कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर मैप पे। तो इसका मतलब क्या है? 7 मिलियन सेंटीमीटर मतलब बहुत ज्यादा किलोमीटर जो है वो बराबर है एक, मतलब ये कोई ज्यादा डिटेल मैप, बहुत कंसाइज मैप था, बहुत लार्ज एरिया का बहुत छोटा सा मैप। फिर इसी मैप को 2002 के अंदर, अब आपको मैपिंग स्केल समझ में आ गई ना? नहीं आई? तो अभी देखो 2002 में ब्यूरो ने एक मैप डेवलप किया, पूरी कंट्री का, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी का एक मैप 2002 में रिवाइज किया, और वो मैप था 1:1 मिलियन स्केल। अब मुझे बताओ कि ये करने के बाद अपन को डिटेल ज्यादा मिली कि कम मिली? क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो 7 मिलियन के बराबर था। अब किसके बराबर है? 1 मिलियन। मतलब 7 मिलियन में 7 सेंटीमीटर जितना मैप बन जाएगा। मतलब पहला जितना मैप 1 सेंटीमीटर में बन रहा था, अब उसके लिए जगह कितनी चाहिए? 7 सेंटीमीटर। मतलब यहां जो एरिया अपन को 1 मिलियन था या सर 7 मिलियन था, उसके लिए अपन को इतना सा एरिया दे रहा था, इसमें अपन को पूरी इंफॉर्मेशन लेनी थी। अब अपन को एरिया मैप पे कितना दे रहा है? ज्यादा दे रहा है। मतलब अपन को ज्यादा डिटेल में कुछ बातें पता चल रही है। समझ रहे हो? आप गूगल मैप देखा है आपने? गूगल मैप को आप जब से ऑन करोगे तो उदयपुर आपका एक सिर्फ रेड पॉइंट से या ब्लू पॉइंट से टिक हुआ आएगा, वो उदयपुर है। फिर आप क्या करते हो? जूम करते हो, मीन मैपिंग स्केल रिड्यूस कर रहे हो। और जितनी मैपिंग स्केल को आप रिड्यूस करेंगे, छोटा करेंगे, मैपिंग स्केल जितनी कम होगी, आप देखेंगे, सॉरी ये मैंने गलत वर्ड यूज किया, मैपिंग स्केल को लार्ज करेंगे। क्या करेंगे? ये स्मॉलेस्ट और ये स्मॉलेस्ट मैपिंग यूनिट है। और मैं यदि ऐसे लिखूं 1:4000, ये एक लार्ज मैपिंग स्केल है। मतलब कम एरिया बहुत लार्ज स्केल पे दिख रहा है अपन, और यहां पे बहुत लार्ज एरिया स्मॉल स्केल पे दिख रहा है। तो ये स्मॉलर स्केल है, ये लार्जर स्केल है। मतलब अपन क्या कर रहे हैं? स्केल को जैसे जैसे लार्ज कर रहे हैं, वैसे वैसे अपन को उदयपुर के बाद में अपन को पिछोला दिखने लग जाएगी, फतेह सागर दिखने लग जाएगा, वाटर बॉडीज आपको, फिर आपने और जूम किया, आपको रोड्स दिखने लग जाएगी, जूम किया, आपको रॉयल इंस्टीट्यूट का ये जो भवन है ये भी दिख जाएगा, यदि आपने सैटेलाइट पे वो लैंड वाला व्यू कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है? अपन जैसे जैसे लार्ज करेंगे मैपिंग स्केल को, आपको इतनी ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जितना आपने शॉर्ट करेंगे, जितना पिछला दिख रहा था उतना हिंद महासागर दिखेगा। समझ रहे? तो क्या हो गया? मैपिंग स्केल जैसे जैसे स्मॉल हुई, आपको लार्जर एरिया स्मॉल दिखने लगेगा। समझ में आ गया? तो ये होती मैपिंग स्केल। ये क्या होती है? मैपिंग स्केल होती है। फिर 2002 में एक मैपिंग स्केल जो है वो थोड़ी लार्ज हुई, और 1:1 मिलियन पे अपना क्या बना? इंडिया का मैप। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक AAO में कहीं मुझे याद नहीं है, एक AAO में पूछा गया कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग प्रिपेयर सोइल मैप ऑफ इंडिया ऑन द स्केल या एट द स्केल या ऑफ द स्केल। कौन सी स्केल थी? 1:1 मिलियन का। कौन सा था? इंडिया का। वैसे ही स्टेट्स का भी बनाया अलग अलग, जैसे राजस्थान का अलग से मैप बनाया, पंजाब का अलग से बनाया, महाराष्ट्र का अलग से बनाया, कुछ यूनियन टेरिटरीज का बनाया, और वो बनाया 1:250K की स्केल पे। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू 250K, मीन 2,50,000 आपका सेंटीमीटर ऑन द एक्चुअल ग्राउंड। फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के मैप भी बनाए, और वो बनाए 1:50K के। और कुछ आपके लैंड रिसोर्स इन्वेंटरी मैप बनाए, वो बनाए 1:10K के मैप स्केल पे। इसका मतलब मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा था? मोस्ट डिटेल कौन सा था?
लैंड रिसोर्स इन्वेंट्री वाला। इसमें अपन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चलेगी। और सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव सबसे ज्यादा कौन सा था? 1:1 मिलियन। उससे भी पुराना? वेरी गुड। अरे इंडिया का ही था 1:7 वाला, पुराना था। अब ये 2002 के बाद में सब ऐसे बन गए मैप। आज आप रूम पे जाना और सर्च करना NBSS&LUP, सर्च करोगे तो इसकी साइट खुलेगी। साइट ऑन करना, ऑन करोगे तो बीच के अंदर तो कुछ बातें जो ऊपर की तरफ बढ़ रही होगी, मतलब वो इन्फॉर्मेशन है, नोटिस बोर्ड वगैरह है। साइड में इस साइड भी कुछ दे रखा होगा इन्फॉर्मेशन, और इस साइड भी एक दे रखा होगा। वहां पे लिखा होगा ये लैंड रिसोर्स इन्वेंट्री मैप, डिफरेंट मैप या इंडियन मैप, और अलग अलग। एक आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोल साइंस की जब साइट पे जाओगे वहां पे आपको मिलेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट एटलस, शायद इस पे भी मिल सकता है आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट एटलस, और उसको डाउनलोड करोगे। मोबाइल में स्पेस होना चाहिए, थोड़ी लार्ज है फाइल, और आप उसको देखोगे तो आप देखोगे पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के, इवन आपके आप जहां डिस्ट्रिक्ट के हैं वहां का भी आपको उसके अंदर मैप मिलेगा। और वो शो करता है कहां पे कितनी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जानते हैं आप? 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसमें से 4-5 माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पूरा एटलस बना हुआ है, पूरा वो मैप बना हुआ है। तो ये बहुत काम जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ सोil सर्वे कर रहा है, और बहुत सालों से कर रहा है। और ये क्या प्रिपेयर कर रहा है? सोइल के मैप प्रिपेयर कर रहा है। लिख दिया? स्टेट का पूछे तो क्या याद रखना? स्केल 1:250 के। वो ऐसे पूछ सकता है कि द मैप ऑफ राजस्थान प्रिपेयर्ड बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे ऑन द स्केल 1:250 के। और इंडिया या कंट्री का पूछे तो 1:1 मिलियन। और यदि डिस्ट्रिक्ट्स का पूछे तो अच्छा, सब डिस्ट्रिक्ट्स का नहीं बनाया है, ऐसा नहीं, सब सेलेक्टिव कुछ डिस्ट्रिक्ट है 270 समथिंग, उन डिस्ट्रिक्ट का 150 के पे बनाया है। कुछ सिलेक्टिव आपके लैंड रिसोर्स इन्वेंट्री है, उनकी एक मैपिंग की है 1:10 के ऊपर। ये सबसे फेमस क्वेश्चन बन सकता है अभी। ओके, कुछ ऐसे स्पॉट्स है जहां की लैंड रिसोर्सेज को अपन बहुत बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। तो वो कुछ सेलेक्टिव लैंड है, उनका मैप तैयार किया गया है, उसको बोलते हैं अपन लैंड रिसोर्स इन्वेंटरी मैप। और वो कौन से? वो बहुत डिटेल में अपन को किसी लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो है 1:10 के पे। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हाँ, तो ये मतलब डिस्ट्रिक्ट का भी वो पार्ट जिसकी जहां की लैंड इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ मैप तैयार किए गए, वो है 1:10 के पे। एक मैप तैयार किया गया सोइल लॉस मैप ऑफ इंडिया। और जो सोइल लॉस मैप ऑफ इंडिया बनाया गया है, ये भी किसके द्वारा बनाया गया है? ब्यूरो ने बनाया है, मीन नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने बनाया है। और ये जो ब्यूरो है, इसने जो फॉर्मूला यूज किया है वो फॉर्मूला है यूएसएलई। व्हाट इज द यूएसएलई? भाई एग्रोनॉमी पढ़ लिए ना तुम लोग, सोइल साइंस भी पढ़ लिए, और एग्रो सोइल कंप्लीट हो गई, और तुम यूएसएलई का फुल फॉर्म नहीं बता पाओगे। यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन। And the universal soil loss equation given by मैं तो उम्मीद कर रहा था इन इसकी, तुम तो इसका फुल फॉर्म भी नहीं बता पाए। ये याद है? व्हाट इज द आर? आर। व्हाट इज द के? व्हाट इज द एल? व्हाट इज द एस? स्लोप। व्हाट इज द सी? एंड व्हाट इज द पी? रामकाली स्नैपचैट पे तो है, लेकिन रामकाली का मतलब क्या है? ठीक है, तो ये याद कर लेना, यूएसएलई। तो के कांस्टेंट नहीं है बेटा,
के ही तो इंपॉर्टेंट है इस पूरे पूरे अंदर से, कुछ नहीं पूछेंगे तुम्हें और के ही पूछेंगे। और के क्या है? सोइल इरोडिबिलिटी। और इरोडिबिलिटी किससे आती है? स्टीफनेस और लेंथ से आती है। लेंथ कितनी? 22 मीटर। और स्टीफनेस कितनी? 9% है। कोई बात नहीं, 90% पे तो तुम स्टीफनेस पे, सोइल का बाप भी नहीं रुक पाएगा वहां पे, है? रुक पाएगा क्या? 3% होती है ना, मतलब 2% से भी लेस, 1% भी स्टीप होती है ना, मतलब स्लोप होता है, तो बोलते हैं कि अपन को लेवल करना है। क्योंकि उसमें दिक्कत क्या है कि वाटर एक जगह जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। 90%, 30%, मतलब किसान बेचारा आत्महत्या कर लेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन। और फिर क्या किया नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे ने? पूरे के पूरे इंडिया को कुछ आपके एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में और एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स में बांटा। कितने रीजन्स है? 10। वाह, क्या बात है, 10 कहां गायब हो गए? पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दिया। 20। कितने एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स है? एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया डिवाइडेड बाय और क्लासिफाइड बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। And these 20 agroecological regions reclassified into 60 agroecological sub regions। और ये क्वेश्चन मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, 15 नहीं है बेटा। नेशनल ब्यूरो ने जो एग्रोइकोलॉजिकल रीजन्स बनाए, तुम यार पढ़ लो, मतलब तुम टैलेंटेड हो। मैं कल परसों नहीं, ट्यूसडे को थर्सडे को एक क्लास ले रहा था लॉन्ग ईयर बैच में। फिर मैं नीचे आया तो एक सर केमिस्ट्री के, वो बच्चों को कहानी सुना रहे थे। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनी। वो किसी घोड़ों के बारे में कहानी सुना रहे थे। फिर मुझे समझ में नहीं आया, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और उनकी कहानी से सीधे मुझे तुम लोग याद आए। वो बोल रहे थे कि कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि वो भाग सकते हैं, बट वो भागते। मैं कि हाँ, इंस्टीट्यूट में ऐसे घोड़े हैं जिनको पता है कि वो भाग सकते हैं, लेकिन वो भागते नहीं है। तो माय डियर हॉर्सेस, आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बट आपके ऊपर किसी ना किसी एक काली छाया का जो प्रकोप है, और वो प्रकोप कुछ ना कुछ ऐसे जप यज्ञ करने से जाएगा। तो कुछ करवाओ, किसी पंडित को बुलाओ जो जानकार हो अच्छा, और उससे तुम बढ़िया मतलब वो जप यज्ञ करवाओ, और तुम्हारे जो है भूत प्रेत की छाया लग गई है ना, उसको भगवाओ। नहीं तो 3 महीने गुजर जाएंगे, फिर ये काम करोगे डबल एओ के लिए। इससे अच्छा मैं बताऊं, आपको डबल एओ में सिलेक्शन चाहिए, बेस्ट वे है कॉलेज में एंटर होने के बाद आपको लगता है कि रूम पे बैठ के आप तैयारी कर लेंगे, रूम के पैसे दोगे, खाने के अलग से पैसे दोगे, खाने बनाने की हेडेक होगी। अब आपको कॉलेज मिल गया, एमप्यूटी मिल गया, रूम मिलेगा उनका खुद का, खाने बनाने वाले उन्होंने लगा रखे सालों से, ऐसा खाना देगा कि नींद क्या, नींद आ ही नहीं सकती नींद। तो मतलब सबसे बेस्ट है ना। थर्ड नंबर, आपको दिन भर पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी मिलेगी, और रूम में आप सिंगल लोग रह रहे हो, आपका बोल रहा हूं सिंगल, तो आपको उससे बेस्ट लाइब्रेरी कहां मिल सकती है? तो मतलब आपको सब रिसोर्सेज एक ही जगह पे मिल रहे हैं, और उसके बाद में हेडेक नहीं है। डबल एओ में हो तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा। 2022 में मैंने तैयारी की, हेडेक था, टेंशन थी, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, ही नहीं सिलेक्शन। 2023 में तैयारी की, जिस भी एग्जाम की, कोई टेंशन नहीं था, हो तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा, अपने पास है कुछ काम करने के लिए। बिना तैयारी के वह रैंक लग गई जो तैयारी से भी नहीं लगी थी। इसका मतलब जहां पे आपको टेंशन नहीं होता, जहां पे आपके कोई दूसरा हेडेक नहीं होता, वहां आप अच्छे से पेपर अटेंड कर पाते हैं। मेंटल प्रेशर में पेपर आपका बिगड़ता है। कॉलेज रहते हुए आपका सिलेक्शन इजी है। और ये मैं देखा हूं, मैंने सालों से देखा कि टीएसयू हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, सेकंड ईयर में वो रूम खाली रहते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे बॉस में ऐसा नहीं है, पीएचडी में ऐसा नहीं है, लेकिन टीएसयू हॉस्टल में ऐसा है, जो आपका पीजी वाला हॉस्टल है। पीजी में बच्चे सक्सेस रेट हाईएस्ट होती है। और क्यों होती है? उनको नॉलेज तरोताजा होता है अभी रिसेंट का, और पढ़ने के हुनर बैठता नहीं। अब हमारा कहोगे या यूजी वालों का कहोगे, इतना लेवल नहीं है। यूजी वाले समझदार नहीं हुए और हम बहुत ज्यादा हो गए।
तो दोनों में दिक्कत है। पीजी में सिलेक्शन रेट हाईएस्ट है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका पीजी के साथ यदि कुछ होगा तो हो सकता है। बैंक में सबसे ज्यादा पीजी वाले लोग लगते हैं, आप देख लीजिएगा, और इतिहास उठा के देख लीजिए, डबल में वो लोग ज्यादा है, एओ में वो लोग ज्यादा है, और किसी वैकेंसी में वो लोग ज्यादा है जो मास्टर में। और दूसरी बात, मास्टर डिग्री सबसे रिलैक्स डिग्री है, कुछ भी नहीं करना आपको, ज्यादा कोई टाइम मैनेजमेंट की बातें नहीं है, बड़ी फास्ट फास्ट चलेगी, पता ही नहीं चलेगा कब डिग्री खत्म हो गई, टाइम ही टाइम है आपके पास। और क्लासेस व्लासेस कम होती है, और होती है वो भी आपके पढ़ने में फायदा ही पहुंचाएगी। तो प्लीज पीजी को सीरियसली लीजिए, ये पीजी तुम्हारा पहला पड़ाव है नौकरी का। ऐसा नहीं है कि आपका पीजी में सिलेक्शन नहीं होगा, डबल में नहीं हो सकता, होगा, लेकिन मेहनत उसमें ज्यादा है। आपको मैनेज खुद को करना है सब कुछ, खाना मैनेज खुद को करना है, रहना मैनेज खुद को करना है, पढ़ना मैनेज खुद को करना है। आपको पता भी नहीं है कि आप किस कंपटीशन में आप, लेकिन जिस हॉस्टल में आप रहेंगे आपको पता है कि आपका कंपटीशन लेवल क्या है, क्योंकि पूरे विंग में वही बच्चे डबल की तैयारी कर रहे हैं। कोई ऐसा इक्का दुक्का होगा जो डबल की तैयारी नहीं करेगा। मतलब आपको कंपटीशन के अंदर, गढ़ के अंदर प्रवेश करेंगे तो कहाँ कोचिंग की जरूरत है, और वहां आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ मेंटल प्रेशर होगा रूम पे, पता भी नहीं है अपन कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं पूरी उस कंपटीशन एरा में। इसका मतलब है आप पीजी करिए, पहले तैयारी सीरियस हो जाइए, और जून से पहले डबल नहीं आना है। आ जाए तो अपनी किस्मत है, लेकिन आना नहीं है कि जब अभी कुछ दिनों बाद आपका आचार संहिता लग जाएगी, और उसके बाद में आपको आना ही नहीं है। वैकेंसी जून तक आपके क्लियर होंगे, नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री बनेगा उसके बाद में यहाँ हटेगी संहिता, और तब जाके कोई वैकेंसी आ सकती है। तो अभी जून तक आपके पास क्या काम है पीजी के अलावा, तो पीजी हो जाएगा जून में। थोड़ा सीरियसली लीजिए और थोड़ा पढ़िए अच्छे से। सिलेक्शन, आरसीए कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, आपको लगता होगा, बाकी इस एग्जाम के लिए आरसीए ही सब कुछ है। इस एग्जाम के लिए आरसीए ही सब कुछ है। आरसीए नहीं मिला तो प्राइम इंस्टीट्यूट है, और वहां आइए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और बहुत सारे फायदे हैं। तो थोड़ा पढ़िए भाई। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोल सर्वे ने पूरे इंडिया को 20 एग्री इकोलॉजिकल रीजन्स में बांटा। कितने हैं रीजन्स? 20। और इन 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स को 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स में बांटा। तो ये तो है रीजन्स, और ये क्या है? सब रीजन्स। लिख लीजिए। लिख दिया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक होता है लीजेंड, लाइक मी, लीजेंड होता है, मतलब अलग ही लेवल के लोग होते हैं। हाँ, क्या होता है लीजेंड? सुना आपने? मतलब वो वाला लीजेंड नहीं जो अपन अभी तक नॉर्मल आदमी, बढ़िया आदमी, बेटर और लीजेंड, वो वाला क्लासिफिकेशन। अच्छा, आपने मैप देखा है? मैप, मैप के अंदर आपने सबसे ऊपर तो वो साइड वाला इंफॉर्मेशन देखी होगी। अब हम थोड़ा उसके नीचे आते हैं, तो एक बॉक्स बना होगा, उसमें कलर होंगे या कुछ ABCD होगा या कुछ और लिखा होगा, आगे उसका डिस्क्रिप्शन होगा। दिस बॉक्स इज नोन एज लीजेंड। लिस्टिंग ऑफ मैपिंग यूनिट्स। ठीक है, आपको कुछ याद रहे ना रहे, ये याद रखना, वो बॉक्स जो होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बातें लिखी होती है कि ये वाला है तो रोड है, ये वाली पगडंडी है, ये वाला ट्रैक है, ये वाला है तो आपका पता नहीं और कुछ है। तो ये अलग अलग ऐसे सिम्बलाइज कर रखे होते हैं। ये क्या है? लीजेंड्स। ऐसा भी होता है, देखो, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, दिस सिंबल्स, दिस लाइंस and the points, the dots, the ABCD, the alphabets, all these are known as legends, जो उसके बारे में बताते हैं अपन को। और अपन, ये क्यों है legends की जरूरत क्यों पड़ेगी? एक मैप है, और उस मैप के अंदर अपन ने लिख लिया कि ये रेलवे मार्ग है, ये नदी है, ये लूनी नदी है, ये साबरमती है, ये बनास है, तो क्या होगा? पूरा मैप तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं कहां साबरमती का बी जो है लूनी के यू से मिल रहा है, मिक्स हो रहा है, कौन सा स्पेलिंग मिक्स हो रही है, तो अपन पूरी चीजें वहां नहीं बता सकते मैप पे। इसलिए अपन क्या करते हैं, उस मैप के साइड में अपन लीजेंड बना देते हैं। समझ, उसको लीजेंड बोलते हैं, लिस्टिंग ऑफ मैपिंग यूनिट्स। ओके, अब नेक्स्ट लिखिए सोइल सर्वे। डेफिनेशन लिखते हैं सोइल सर्वे की।
सोइल सर्वे इज बेसिकली स्टडी एंड मैपिंग ऑफ सोइल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। जहां सोइल पड़ी है वहां जाकर ही उस सोइल की स्टडी करना और उसका मैप तैयार करना क्या कहलाता है? सोइल सर्वे कहलाता है। तो ये एनालिसिस तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अपन को सोइल को लाना ही नहीं है फील्ड से उठा के। इसका मतलब सोइल सर्वे जो है ये सोइल का नेचुरल कंडीशंस के अंदर, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और क्या है सोइल सर्वे? इज द एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड मैपिंग ऑफ सोइल्स। सेवन सिक्स क्लास में हम सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले मैप के बारे में पढ़े थे, याद है? ग्लोब के बारे में, मैप के बारे में। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सोइल सर्वे। समझ में आ गया सिंपली क्या है सोइल सर्वे? सोइल सर्वे क्या है? जहां जो सोइल पड़ी है उस सोइल के बारे में पढ़ना और फिर उससे अपन को एक मैप तैयार करना, और वो मैप जो है उसके बारे में अपन को डिस्क्राइब करेगा ये जो चीजें हैं क्या है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सोइल सर्वे। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सोइल सर्वे? द रिजल्ट ऑफ सोइल सर्वे इज सोइल सर्वे रिपोर्ट। आज आपने सोइल सर्वे शुरू किया, 10 साल बाद जो भी सोइल सर्वे का रिजल्ट आएगा, जो भी आपने काम किया है उस रिजल्ट को क्या बोलेंगे? सोइल सर्वे रिपोर्ट होगी। वो सोइल सर्वे का, उस सोइल के पूरी लोकेशन का, उस सोइल के पूरे फील्ड का, उस सोइल के पूरे स्पेशल अरेंजमेंट का वो पूरा का पूरा क्या होगा? डाटा होगा, रिपोर्ट होगा। इसको अपन बोलते हैं सोइल सर्वे रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ सोइल सर्वे। ऑब्जेक्टिव और पर्पज ऑफ सोइल सर्वे। सोइल सर्वे के क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या पर्पज रहेंगे? तो उसके दो ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल पर्पज और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, एंड सेकंड वन इज अप्लाइड। समझते हैं पहले इन दोनों को वर्ड को, ताकि लिखवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। कहीं वर्ड पढ़ लो तो आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल क्या है? मीन एक्चुअली उसका क्या अपन को रिजल्ट मिल रहा है। आपने सोइल सर्वे किया, 3 साल आप सोइल सर्वे में इंगेज रहे। लाइक मैंने सोइल सर्वे किया मेरे एमएससी में, मैंने यहाँ के अपने राजस्थान के मेरे गांव की सोइल का सर्वे किया और मैं फील्ड में लेके गया और उसको एग्जामिन किया। तो मुझे एट द एंड क्या पता चला? मेरे थीसिस से मुझे क्या पता चला? मेरे वहां की सोइल का बेसिक नॉलेज क्या है, वहां की सोइल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो मतलब नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोइल ये पता चलेगा आपको सोइल सर्वे से। मान लो आपने उदयपुर की सोइल का, यहाँ के वल्लभनगर की सोइल का आपने सर्वे किया, तो क्या पता चलेगा एट द एंड? उसकी सोइल का नॉलेज हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दिस इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। आपको उसके बारे में जानना है, क्यूरियोसिटी आपके मन में, और उसका नॉलेज आपको एक्वायर करना है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, सोइल सर्वे कीजिए। दिस इज द फंडामेंटल। एंड सेकेंडली व्हाट इज द अप्लाइड? अप्लाइड मीन मैंने नॉलेज तो ले लिया, गेन कर लिया, अब ये सोइल सर्वे आगे कहां काम आएगा? तो आगे कहां काम आएगा? मैपिंग कर लिया, मतलब अपने सब वो फाइनल कर लिया, अब वो मैप कहां काम आएंगे? उस मैप को लेके बिखरते रहिए, ये देखो मैंने सोइल मैप बनाया। वेरी गुड। अब पहली बात तो यही, मुझे सोइल मैपिंग पता चल गई, मीन मुझे सोइल का कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया, कौन सी क्रॉप लगानी है, कौन सी क्रॉप नहीं लगानी, चॉइस ऑफ क्रॉप्स, चॉइस ऑफ फर्टिलाइजर्स, choice of irrigation methods, irrigation quantity, what is the purpose of irrigation, and the agro टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए। क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हुआ ट्रैक्टर बना रहा हूं, और ट्रैक्टर मुझे वहां पे सुटेबल है कि नहीं है, किससे पता चलेगा? मैप से पता चलेगा ना। कि मैं दिल्ली में बैठा हुआ ट्रैक्टर कंपनी का मालिक वहां जोधपुर या उदयपुर के वल्लभनगर में जाके थोड़ी देखूंगा कि यहाँ की सोइल कैसी है, मेरा ट्रैक्टर यहाँ सुटेबल है कि नहीं है। मैं तो वहां मैप देखूंगा, अच्छा राजस्थान की सोइल इस ट्रैक्टर के लिए क्योंकि ज्यादा ईंधन नहीं चाहिए, ये ट्रैक्टर सही है, मैं मेरे जितने भी लोग हैं उनको मैं क्या भेजूंगा? वो ट्रैक्टर सप्लाई करूंगा मैं, ये बिकेगा तुम्हारे वहां। कैसे पता चल जाता है? आप देखते ना मार्केट, अब यहाँ नैनीताल का मार्केट में जो मार्केट चीजें मिलती है वो जोधपुर या उदयपुर के मार्केट में नहीं मिलती, एंड इवन जो जैसलमेर के मार्केट में चीजें मिलती है वो यहाँ के मार्केट में नहीं मिलती। क्यों?
उनको पता है आपने यहाँ पे कहीं पे भी कपड़े का बना हुआ पानी रखने का बोतल नहीं देखा होगा जो कपड़े का बना हो, नहीं देखा है, तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पानी ठंडा रहता है नेचुरली, ज्यादा ठंडा कर। जैसलमेर में आप देखेंगे सबके पास वो कपड़े की थैली होगी जिसके अंदर वो पानी रखते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पानी गर्म होने की समस्या है। जब वो ऊंट पे बैठ के जाएंगे, तो रास्ते में जाएंगे और कभी प्यास लगी तो पानी ठंडा मिले या ना मिले तो उस कपड़े वाली थैली से पानी पी लेंगे, वो ठंडा रहता है, लेदर की बनी हो। अब आप देखो कुछ चीजें यहां, अब यहां मैं यहां देख रहा हूं तो आपको बहुत सारी चीजें जो मैं रियल में जहां से मैं आता हूं या जहां बनारस में मिलती थी वो यहां नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो वहां के लोग हैं उनको पता है कि कौन सी चीज यहां बिकेगी। उन्होंने कैसे पता किया? उन्होंने वहां के लोगों का सर्वे किया होगा, वहां के मार्केट का सर्वे किया होगा। तो सर्वे क्या बताता है कि जो आप टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन करोगे वो सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही करोगे। कुछ मार्केट से चीजें लाओगे या भेजोगे मार्केट में अपनी कंपनी से, वही चीजें भेजोगे जो वहां सर्वे रिपोर्ट में दे रखा है। कौन से सीड भेजने, जो सीड यहाँ के सुटेबल है। तो एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, सोइल के मैनेजमेंट के लिए, सोइल के रिक्लेमेशन एंड अमेंडमेंट के लिए और अदर जितने भी पर्पज है वो सारे किस में आएंगे? और अपन को नॉलेज मिल रहा है, अपन को इंफॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ फंडा, उनका कोई मतलब थोड़ी है उन सब चीजों का, ये तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। नॉलेज बढ़ा के कहां चले जाओगे? वो एक इंसान तक सीमित रहेगा, लेकिन अप्लाइड पूरे सोसाइटी में फैल जाएगा पूरे। तो ये दो पर्पज है, लिख लीजिए। लिखवाना नहीं पड़ेगा ना मुझे? नहीं समझ में आया? पक्का? तरीका थोड़ा कैजुअल है, बट समझ में आ रहा है ना? एक बात बताता हूं मैं, मुझे नहीं पता तुम्हें सोइल सर्वे पढ़ने के बाद कितना सोइल सर्वे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, लेकिन ये सोइल सर्वे मेरे पूरे सोइल का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं उस टाइम इसलिए नहीं पढ़ाया था, मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता ये। बट उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भले अच्छा लगे या ना लगे, पढ़ने वालों को थोड़ा बहुत अच्छा लगे। तो जितना मुझे अच्छा लग रहा है ना सब्जेक्ट या ये टॉपिक, उससे ज्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा पक्का। ठीक है, टाइम इन्वेस्ट किया बहुत, पहले जेआरएफ में पढ़ाया मैंने ये, ताकि मुझे हैबिट हो जाए इन सब बड़े बड़े चीजों की, ताकि आपको समझाना आसान रहे। मैं उस टाइम पढ़ा था, 101% नहीं आता समझ में, तो इसलिए थोड़ा बहुत आ रहा होगा। आ रहा है? अभी तक कुछ बातें पता चल रही है ना, है क्या एक्चुअली सोइल सर्वे। ओके, अब अपन हेडिंग लगाइए बेस मैप। बेस मैप क्या होता है? बेस मैप बेसिक मटेरियल क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता? अच्छा, मैं गया सोइल सर्वे कर लिया, मैंने क्या लग रहा है? ओके सॉरी, अब पी लग रहा है और अब पीपी। हम तो पीपी इसी को ही बोलते हैं। जब बचपन में हम खेलते थे और गाड़ी के हॉर्न, क्योंकि वहां ज्यादा हमारे जहां रहते थे, जहां पे हमारा मतलब बचपन गुजरा है, वहां पे गाड़ी, क्योंकि सड़क ही नहीं थी हमारे घर के आसपास। तो पापा से पहली बार मैंने जिद की साइकिल लानी है। पापा बोले साइकिल चलाएगा कहाँ? तो घर के पास साइकिल, मतलब वो सड़क ही नहीं थी ना, हमें पूरे के पूरे वो टीलों के ऊपर, बढ़िया धोरों के ऊपर अपना बचपन हम जाते थे। तो हमारा सबसे अच्छा खेल कौन सा होता था? तो हम घर में जिस दिन भी बीकाजी नमकीन आए या लाल घोड़ा काला घोड़ा चाय आए या फिर कोई उसकी सरफ वगैरह की डिटर्जेंट की थैली आए, तो हमें मतलब नहीं था, हम खुश हो जाते थे। हमें बीकाजी से मतलब नहीं था, हमें मतलब था बीकाजी नमकीन खाली कब होगी, या पापड़, बीकाजी पापड़ आते। जैसे ही खाली हुई हमने वो थैली चुराई, थैली लेके गए हम उस टीले पे, वहां जो बने हुए हमारे वो सैंड ड्यून्स, उसके अंदर मिट्टी भरी, दबा के मिट्टी ऊपर रख, बंद की, उस थैली को नीचे रखा, हम ऊपर बैठे, पैर के ऊपर, हम ऊपर टीले से आते थे यहां तक, यहां बैठते थे, यहां तक आते थे, पीपीआई पीपीआई पीपीआई, ये पीपीआई, हम जोर से पीपी बोलते भी थे। तो ये तो हमारा खेल था। अब देखो, आज हमें बोल दे कि यहां से रूम तक भी पैदल जाना है, और अब जाना पड़ेगा, कॉल आ रहे ना, तो हम पैदल नहीं जा सकते थे। अब देखो यहां से हम गए, मजा आया, अब देखो यहां से ऊपर चढ़ना है, क्योंकि घर तो हमारा यहां बना हुआ है, तो यहां ऊपर जाना ही है। अच्छा, यहां तक हम मुश्किल से चढ़े, अब इतना थक गए, वापस मजा लेना है, वापस बैठे, ओ पीपीआई पीपीआई। तो ये तो हमारा खेल था, हैं? फिर
फिर हम घर जाते थे रात, मतलब 7-8 शाम को, मतलब एकदम सूर्यास्त हो गया, उसके बाद में घर जाए। फिर पीपी आई ना आई, मम्मी को गुस्सा आई और दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। फिर भी उसमें मजे थे, रोना होना नहीं था। आज कोई कुछ बोल दे उसमें नाराज है। और हमारे तो पता नहीं किस खानदान के लोगों ने हमें मारा है स्कूल में। एक बार मैं ऐसे ही बैठा था बेंच पे और कागज नहीं होता, कागज की बॉल बनाई, मैं किसी को मारूंगा। फिर मेरा मन कैंसिल हो गया, मैं कि नहीं, मैं इंसान हूं यार, किसी को क्यों नुकसान पहुंचा। मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक हमारे सर थे समाज विज्ञान के, टकले थे, उनका ईगो हर्ट हो गया, टाट में लगा उनको। उनको लगा वो छिड़ा रहा हूं मैं उनको, बोले बेटा बाहर आ जा। और उन्होंने जो पाइप नहीं होता नल वाला, उसको मोड़ रखा था हाथ में पकड़ के, जो मेरे पिटाई की। मैं 1 महीने तक सीधे लेट नहीं पाया। घर वालों को पता चला कि टीचर ने मारा है, घर वालों ने डबल मारा, कुछ गलती की होगी। तो ये तो हमारे घर वाले थे। तो आप समझ में आया पीपी? हाँ, तो ये पी था बेटा, ये पी था। अब इस पी के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं थोड़ा बता देता हूं बेस मैप के बारे में। बेस मैप होता क्या है? तो आप सर्वे करने गए, सर्वे करने गए और आप कुछ लेके ही नहीं गए। सर्वे करने गए और जहां पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, A4 साइज का पेपर है, तो उस पेपर पे आप लिखेंगे। लेकिन लिखने से पहले ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ये पेपर था A4 साइज का और यहां लिख लिया कि यहां पे कुछ ऐसा है, यहां पे सोइल जो ऐसी, ये तो नहीं लिख सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बाउंड्री डिलीनिएशन करना पड़ेगा। आपको पता लगाना पड़ेगा इस बेस मैप की, इस मैप की जो है बाउंड्री क्या है। ये बाउंड्री बना दिया आपने, और उस बाउंड्री के अंदर अपन ने जहां कुछ था, अपने सर्वे रिपोर्ट में जो कुछ आपका करेक्टर आया, वो आपने वहां अंकित किया। तो ये होता है आपका बेसिक मटेरियल, जो जिसको अपन क्या बोलते हैं? बेस मैप बोलते हैं। अब देखिए, पहला तो A4 साइज का पेपर प्लेन पेपर हो सकता है, लेकिन प्लेन पेपर बहुत सालों तक यूज हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बाउंड्री की दिक्कत थी, अपन बाउंड्री परफेक्ट नहीं बना सकते थे। तो फिर बाउंड्री बनाने के लिए अपने कुछ लोग रखे, और सालों से रखे हुए, उसको क्या बोलते हैं अपन? तहसीलदार, पटवारी। ये पटवारी लोग क्या काम करते हैं? डिलिमिनेशन का तो काम करते हैं। आपका मकान का या आपके खेत का कितना बाउंड्री हमको सब पता है, पटवारी लोगों को। तो सालों से यही काम कर रहे हैं। तो अपन ने क्या कहा? प्लेन पेपर को मारो गोली, अपन चलते सीधे पटवारी के पास। पटवारी भैया मेरे खेत का मैप निकालना। तो वो क्या निकाल के देते हैं? क्या निकालते? रियल में उसको क्या बोलते हैं अपन? नकल। क्या बोलते हैं? नकल। और क्या बोलते हैं उसको जिसमें खसरा नंबर वाला अंकित होता है? अपन क्या बोलते हैं? गिरदावरी या भू नक्शा। वो अपन, या जमाबंदी। जमाबंदी में नाम होता है ओनली, नक्शा नहीं होता। फिर वो नाम अपन लेके जाए तो वो अपन को गिरदावरी या फिर भू नक्शा बना के देता है। तो नक्शा प्रॉपर आपको पता होगा, मेरे बाजू में किसका खेत है, मेरे इस तरफ किसका खेत है, ऊपर नीचे किसका खेत है, और आपका पूरा खेत का वहां पे बाउंड्री होगा। अब मैं बाउंड्री लेके गया और पता चला मेरे पास वाले भैया जो खसरा है, इनके पास वाले भैया के यहाँ पेड़ है, तो मैंने यहाँ पेड़ बना दिया। इनके यहाँ पे मेरे एक कुआं बना हुआ है, तो मैंने कुआं बना दिया। क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन कहां जा रही है? उस मैप पर। वो मैप तो सोइल मैप है, लेकिन रियल में जिस मैप पे अपन बना रहे हैं, उस मैप को क्या बोलते हैं? बेस मैप बोलते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? जो ये वाला है ना, उसमें आपको कभी नहीं पता चलेगा कि कहां गड्ढा है, कहां अपने टीला है, कहां पर्वत है, कहां कुछ पता नहीं चलेगा। इसका मतलब वहां का स्पाशियल अरेंजमेंट का इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं होगा। तो फिर एक सर्वे ऑफ इंडिया है देहरादून में, वो अपने वो जो मैप आते हैं ना मार्केट में बिकने वाले, ये मैप बनाता है। सर्वे ऑफ इंडिया का है, वहां पे आपको टोपोग्राफिक पोजीशन पता चलेगी कि कहां पे पहाड़ है कहां नहीं है। वो मैप वहां से इश्यू करवा के अपन ले आए, और मजा आ जाए, अपन को पता चल जाए पूरा का पूरा अपना सोइल कैसा है। तो उसके ऊपर अपन कुछ बना रहे हैं, तो टोपोग्राफिक मैप है। ये सारे बंद हो गए। अब अपन फिर एरियल फोटोग्राफ शुरू किए, और आजकल सैटेलाइट इमेजनरी आ रही है। अपन को इन सब की किसी जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो हिस्ट्री में अपन यूज करते थे, तो ये अपन कब पढ़ेंगे?